गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आईयूपीएसी नामकरण में आज हम लोग मल्टी फंक्शनल ग्रुप यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। मल्टी फंक्शनल ग्रुप या बहुक्रियात्मक समूह। बहुक्रियात्मक समूह यौगिक वे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, अर्थात कोई एक यौगिक है उसमें 2 या 3 या 4 प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। तो उस समय हम आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग वरीयता सारणी को काम में लेंगे। आपके सामने वरीयता सारणी मैंने लिख रखी है, इसको एक बार मैं दोहरा रहा हूँ। वरीयता सारणी में कौन कौन से क्रियात्मक समूह कहाँ कहाँ आते हैं। तो सबसे पहले वरीयता सारणी के अंदर सबसे पहले आता है एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अम्ल क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोएल्कोहल, अमीन, ईथर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इनको इसी क्रम में याद करना है। जब कभी भी हम एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो हमको ये वरीयता सारणी इसी क्रम के अंदर याद होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम वरीयता सारणी को याद करेंगे कि कौन सा क्रियात्मक समूह कहां उपस्थित है। फिर इन क्रियात्मक समूह के अनुलग्न और पूर्वलग्न। ये अनुलग्न तो मैंने सारे आईयूपीएसी नामकरण पढ़ाते समय पिछले वीडियो के अंदर सबको आपको बता दिए थे कि किस किस क्रियात्मक समूह का क्या क्या अनुलग्न होता है, लेकिन आज हम इनके पूर्वलग्न बताएंगे, प्रीफिक्स। तो इन क्रियात्मक समूह के प्रीफिक्स भी मैंने यहां लिख रखे हैं और सफिक्स भी लिख रखे हैं, अर्थात पूर्वलग्न और अनुलग्न क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो, अम्ल का जो एसिड होता है उसका पूर्वलग्न होता है कार्बोक्सी, सल्फोनिक एसिड का पूर्वलग्न होता है सल्फो, एनहाइड्राइड का होता ही नहीं है, एस्टर का होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, अम्ल क्लोराइड का होता है क्लोरोफॉर्मिल, अमाइड का होता है कार्बेमाइल, साइनाइड का होता है साइनो, आइसोसाइनाइड का होता है आइसोसाइनो, एल्डिहाइड के दो पूर्वलग्न होते हैं ऑक्सो और फॉर्मिल, कीटोन का पूर्वलग्न होता है ऑक्सो, एल्कोहल का पूर्वलग्न होता है हाइड्रोक्सी, थायोएल्कोहल का होता है मरकेप्टो, अमीन का होता है अमीनो, ईथर का होता है ऑक्सी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के पूर्वलग्न नहीं होते हैं। तो इनको एक बार फिर याद कर सकते हैं आप। एक बार मैं फिर वापस दोहरा रहा हूं, कार्बोक्सी, सल्फो इसका होता नहीं है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्लोरोफॉर्मिल, कार्बेमाइल, साइनो, आइसोसाइनो, ऑक्सो, फॉर्माइल दोनों होते हैं, इसका ऑक्सो, फिर हाइड्रोक्सी, मरकेप्टो, अमीनो, ऑक्सी और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के पूर्वलग्न नहीं होते हैं। उसी प्रकार से इन क्रियात्मक समूह के जो अनुलग्न होते हैं वो मैं पहले लिखवा चुका हूं। ओइक अम्ल, सल्फोनिक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, ओएट, ऑयल क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एल, ऑन, ऑल, थायोल, अमीन इसका होता ही नहीं है ईथर का, और डबल बॉन्ड का इन और ट्रिपल बॉन्ड का आइन होता है। इस प्रकार से जब हम एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो ये वरीयता सारणी काम में लेंगे। इस वरीयता सारणी को काम में कैसे लेते हैं, इसके नियम क्या है, आए एग्जाम्पल देखें, मैं आपको एक एक करके सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नामकरण के नियम क्या है, तो नियम ले रहे हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख के फिर मैं इसके नियम बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहां पर मैंने एक कार्बनिक यौगिक लिखा है जिसमें 4 क्रियात्मक समूह हैं। कितने क्रियात्मक समूह हैं? 4। SO2OH, NH2, साइनाइड और एल्कोहल। ये 4 क्रियात्मक समूह जब किसी यौगिक में एक में ही उपस्थित हैं तो ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं मल्टी फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, अर्थात बहुक्रियात्मक समूह यौगिक। ठीक है, जिनमें एक से ज्यादा प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। इनके लिए हम वरीयता सारणी काम में लेंगे आईयूपीएसी नामकरण करते समय। और उनके नियम क्या हैं, तो सबसे पहले नियम लेंगे, इन चारों में से जो क्रियात्मक समूह वरीयता सारणी में सबसे ऊपर स्थान रखता है उसे हम मुख्य क्रियात्मक समूह कहते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप। ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, चारों में से वरीयता सारणी में उच्च स्थान
रखने वाला क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, मुख्य फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, मुख्य क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह होते हैं तो सबसे पहले उन सभी क्रियात्मक समूहों को देखते हैं कि वरीयता सारणी में वो सबसे ऊपर स्थान पर कौन है। तो सबसे ऊपर स्थान पर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो इन चारों में से अगर हम देखते हैं वरीयता सारणी में तो सबसे ऊपर ये आता है, इसको मुख्य क्रियात्मक समूह कहेंगे। ओके, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। शेष सभी मतलब ये और ये शेष सभी को हम प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट करेंगे, शेष सभी क्रियात्मक समूह, शेष सभी क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी या अन्य एक्स्ट्रा अन्य क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो इनमें से अन्य कौन कौन से हो गए, ये प्रतिस्थापी हो गया, ये प्रतिस्थापी हो गया, ये प्रतिस्थापी हो गया, ये अन्य फंक्शनल ग्रुप है। अर्थात मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जब किसी यौगिक में एक से ज्यादा प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं तो सबसे पहले हम इस बात का चयन करते हैं कि उनमें से सबसे ऊपर वरीयता सारणी में कौन आ रहा है, और सबसे ऊपर आने वाले को हमने क्या कहा, मुख्य क्रियात्मक समूह। जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसके अलावा जो क्रियात्मक समूह शेष रहते हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप या अन्य क्रियात्मक समूह कहते हैं, जिनको हम प्रतिस्थापी समूह भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स भी बोलते हैं। नंबर 3, तीसरा नियम यह है कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है, मुख्य क्रियात्मक समूह का हमेशा अनुलग्न सफिक्स काम में लेते हैं। जो मुख्य है उसका क्या काम में लेंगे, हमेशा अनुलग्न काम में लेंगे, सफिक्स काम में लेंगे। ठीक है, और जिधर से मुख्य नजदीक है हम लंबी श्रृंखला का नंबरिंग भी उधर से ही करेंगे। तो यहां लिख देते हैं, नंबर भी मुख्य क्रियात्मक समूह जहां से नजदीक होगा उसी छोर से करेंगे। ओके, नंबर भी मुख्य क्रियात्मक समूह जहां से नजदीक होगा उसी छोर से करेंगे। और लास्ट जो नियम है वो ये है कि शेष क्रियात्मक समूह जिन्हें प्रतिस्थापी कहा गया, उनके पूर्व लग्न काम में लेंगे, पूर्व लग्न काम में लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, और उन्हें लंबी श्रृंखला से बाहर रखेंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की वो ये है कि उनको लंबी श्रृंखला से बाहर रखेंगे, उनको लंबी श्रृंखला से बाहर रखेंगे। अर्थात जो मुख्य क्रियात्मक समूह हैं उसके अलावा जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उन सभी क्रियात्मक समूहों को लंबी श्रृंखला से बाहर रखेंगे और उनके हमेशा क्या काम में लेंगे, पूर्व लग्न काम में लेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इन दोनों बातों को। जो क्रियात्मक समूह वरीयता सारणी में सबसे ऊपर स्थान रखता है उसे मुख्य क्रियात्मक समूह कहते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह का हम हमेशा अनुलग्न काम में लेंगे और उसे और उसमें लंबी श्रृंखला को उसी तरफ से नंबर देंगे जिस तरफ से मुख्य क्रियात्मक समूह नजदीक होता है।
शेष सभी मुख्य के अलावा जो बच जाते हैं उन्हें प्रतिस्थापी कहते हैं, और प्रतिस्थापियों को हमेशा पूर्व लग्न काम में लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। जिसका पहला अक्षर पहले आता है उसको पहले लिखते हैं और बाद वाले को बाद में, तथा इन प्रतिस्थापियों, इन क्रियात्मक समूहों को लंबी श्रृंखला में कभी नहीं लेते हैं, लंबी श्रृंखला से बाहर रखते हैं और उनके पूर्व लग्न काम में लेते हैं। ओके, ये हुए बहुक्रियात्मक समूह। यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण कैसे देते हैं और उनके नियम क्या हैं। अब हम इसके एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल लेने से एक बार पहले मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इसको। ओके, ये क्रियात्मक समूह है 1 2 3 4। इनमें से ये सबसे ऊपर आता है वरीयता सारणी में, इसलिए इसको मुख्य क्रियात्मक समूह कहते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगेगा तथा ये जिधर से नजदीक है उधर से मुख्य लंबी श्रृंखला को नंबर करेंगे। जो क्रियात्मक समूह बाकी बच गए मुख्य के अलावा जो नीचे हैं मुख्य से, उनको प्रतिस्थापी के रूप में रखेंगे, अर्थात मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं करेंगे, लंबी श्रृंखला से बाहर रखेंगे और इनके हमेशा पूर्व लग्न काम में लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ले रहा हूं। ये नियम आपने लिख लिए होंगे, एक बार वापस देख लें इनको, उसके बाद मैं आपको उसका नामकरण करना सिखाऊंगा। ये कार्बन जरूर आएगा क्योंकि ये मुख्य क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है। मुख्य के अलावा बाकी सबको बाहर रखना है। ये लंबी श्रृंखला हो गई। ठीक है, मुख्य का अनुलग्न लगेगा, बाकी सबके पूर्व लग्न लगेंगे। ओके, नंबर वहां से करेंगे जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ये अमीनो, ये साइनो और ये हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का H, अमीनो का A और साइनो का C। तो एबीसीडी में सबसे पहले A आता है तो हम लिखेंगे 3 अमीनो। पूर्णगन काम में लेना है, इस फंक्शन को क्या काम में लेना है, पूर्णगन 3 अमीनो। ए बी सी 5 पे हैं साइनो, 5 साइनो, 5 हाइड्रोक्सी। इन तीनों को मैंने पूर्ण लग्न काम में लिए, अमीनो, साइनो और हाइड्रोक्सी, क्योंकि जो क्रियात्मक समूह मुख्य के अलावा होते हैं उन सबके पूर्ण लग्न काम में लेते हैं और मुख्य का अनुलग्न काम में लेते हैं। अब लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो लिखेंगे पेंटेन, C का सल्फोनिक एसिड, पेंटेन सल्फोनिक एसिड 2 या 2 पेंटेन सल्फोनिक एसिड या पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। इसका नंबर आगे पीछे और बीच में दे सकते हैं क्योंकि हमने सारी आईयूपीएसी क्लासेस में ये बताया है कि क्रियात्मक समूह का नंबर आगे पीछे और बीच में दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हिंदी में लिखते हैं इसको। 3 अमीनो, 5 साइनो, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, पेंटेन 2 सल्फोनिक अम्ल या पेंटेन सल्फोनिक अम्ल 2 या 2 पेंटेन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, ये यूरिया है, यूरिया का भी आईयूपीएसी नाम देंगे हम। ओके, सबसे पहले हम इसका ले रहे हैं। इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह COOH है। दिस इज मेन फंक्शन ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह। कैसे मालूम चलता है मुख्य क्रियात्मक समूह कैसा होता है, जो वरीयता सारणी में सबसे ऊपर होता है इन तीनों में से 1 2 और 3, यही तीनों देखना है। इन तीनों में से वरीयता सारणी में जो सबसे ऊपर होगा उसे मुख्य क्रियात्मक समूह कहेंगे। मुख्य का क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा। शेष सभी क्रियात्मक समूह जो बच गए उनको प्रतिस्थापी के रूप में रखते हैं, उनको लंबी श्रृंखला में नहीं लेते हैं और उनके क्या काम में लेते हैं, पूर्व लग्न काम में लेते हैं।
तो आइएगा, इनको बाहर रखेंगे, लंबी श्रृंखला में इसके कार्बन को लेंगे, बाकी को बाहर छोड़ देंगे। नंबर वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसको हमने लंबी श्रृंखला में काउंट कर लिया। अब इन दो के तो लगेंगे पूर्व लगन और इसका लगेगा अनुलगन, इनके प्रीफिक्स और इनके सफिक्स। तो ये कार्बेमाइल और ये क्लोरोफॉर्मिल, तो 3 पे क्लोरोफॉर्मिल, 5 पे कार्बेमाइल, 'पेंटेनोइक एसिड, पेंटेन के पीछे क्या लग जाएगा इसका अनुलगन, पेंटेनोइक अम्ल। 3 पे क्लोरोफॉर्मिल, 5 पे कार्बेमाइल, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। अब इसका भी पहला अक्षर सी है और इसका भी पहला अक्षर सी है, तो दूसरा अक्षर लिखो ए बी सी डी, तो ए आएगा, फिर ये एच आता, तो आप सबसे पहले इसको लिख के फिर बाद में इसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन तीनों में से देखो मुख्य कौन है, OH है, तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। इसका अनुलग्न लगेगा, इन दोनों के पूर्ण लगन लगेंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से मुख्य नजदीक होता है, 1 2 3 4 5 6, इनको बाहर रखना है, इनका कार्बन है तब भी काउंट नहीं करेंगे। ये मरकैप्टो और ये अमीनो, तो सबसे पहले लिखेंगे 6 अमीनो, 4 मरकैप्टो, हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल 2 या हेक्सेन 2 ऑल, 6 अमीनो, 4 मरकैप्टो, 4 मरकैप्टो, हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल 2 OH 2 नंबर पर। अर्थात इनमें 3 प्रकार के क्रियात्मक समूह है, तीनों में से ये वरीयता सारणी में ऊपर आता है, इसलिए ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसका अनुलग्न लगेगा। शेष 2 को प्रतिस्थापित रख के अर्थात लंबी श्रृंखला से बाहर रख के इनके पूर्ण लग्नों का प्रयोग किया गया है। ओके, अब आपके सामने ये एग्जांपल है जिसमें 2 कार्बन है, एक एसिड है, 2 क्रियात्मक समूह है, एक एसिड और एक COCl। इन दोनों में से ये मुख्य है, इसलिए लंबी श्रृंखला में एक ही का कार्बन लेंगे, मुख्य के अलावा बाकी वाले का कार्बन लंबी श्रृंखला में काउंट नहीं करते, तो लंबी श्रृंखला सिर्फ एक ही कार्बन की हो जाएगी। इसके कार्बन को लंबी श्रृंखला में नहीं लेते हैं और इसका पूर्ण लगन लगाएंगे, तो इसका पूर्ण लगन है क्लोरोफॉर्मिल, क्लोरोफॉर्मिल। अब लंबी श्रृंखला में एक कार्बन है तो मीथेन ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक। फिर सुन ले, इस यौगिक में 2 ही क्रियात्मक समूह हैं और दोनों में से एक मुख्य है और एक एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा वाले को लंबी श्रृंखला में काउंट नहीं करते हैं, बाहर रखते हैं और उसका हमेशा पूर्ण लगन काम में लेते हैं। तो कहेंगे क्लोरोफॉर्मिल, लंबी श्रृंखला में एक ही कार्बन है तो मीथेन, और इसका अनुलग्न काम में लेंगे मीथेनोइक एसिड। उसी प्रकार ये यूरिया है, इसमें तो ये तो है CONH2 ग्रुप और ये NH2 ग्रुप है, तो इसका प्रीफिक्स और इसका सफिक्स तो लिखेंगे एमिनो, फिर लंबी श्रृंखला में एक ही कार्बन है 1 मीथेनोइक एसिड की जगह मीथेन अमाइड हो जाएगा, मीथेन के साथ अमाइड जोड़ दिया, CONH2 का अनुलग्न और इसका पूर्ण लगन। ओके, इस प्रकार से हम मल्टी फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के IUPAC नामकरण पढ़ते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल कितने भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि इसके जो नियम है वो क्या है, किसका अनुलग्न लगेगा, किसका पूर्ण लगन लगेगा और किसको लंबी श्रृंखला में लेंगे और किसको लंबी श्रृंखला से बाहर रखेंगे। अब एक एग्जाम्पल और दूंगा जिसमें यह बताऊंगा कि जो एल्डिहाइड है उसके 2 पूर्ण लगन है, ऑक्सो और फॉर्मिल। तो एल्डिहाइड को कब ऑक्सो लगाएंगे और कब फॉर्मिल लगाएंगे, इस बात को अच्छी तरह से समझाएंगे और उसके बाद इस मुलाकात को खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एल्डिहाइड आ रहा है और उसके दोनों पूर्ण लगन कहां काम में लेने हैं।
ये आपके सामने इस प्रकार का एक यौगिक लिखा मैंने, जिसके अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह तो ये हैं और शेष 3 जो बच गए वो एक्स्ट्रा हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। और मैंने आपको बताया है कि मुख्य के अलावा जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उनको हम प्रतिस्थापी मानकर लंबी श्रृंखला से बाहर रखेंगे और उसका पूर्ण लगन लगाएंगे। लेकिन एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके 2 पूर्ण लगन होते हैं। तो जब हम लंबी श्रृंखला चुनते हैं और यदि एल्डिहाइड का कार्बन लंबी श्रृंखला में आ जाता है तो उसे लंबी श्रृंखला में लेंगे और उसका पूर्ण लगन ऑक्सो लगाएंगे। फिर सुनना इसको, यदि एल्डिहाइड का कार्बन लंबी श्रृंखला में आता है तो उसे अवश्य लेंगे और उसका पूर्ण लगन ऑक्सो लगाएंगे। और यदि एल्डिहाइड मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं होता है, मुख्य श्रृंखला से बाहर रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में एल्डिहाइड का पूर्ण लगन फॉर्मिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड अगर बाहर रहता है तो फॉर्मिल, अगर एल्डिहाइड मुख्य श्रृंखला में आता है तो ऑक्सो। तो हम यहां देखें, आपको लंबी श्रृंखला चुन के दिखा रहे हैं। ये तो कार्बन आएगा ही आएगा, 1 2 3, अब इधर नहीं जा सकते क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये कार्बन एल्डिहाइड का आराम से आ रहा है, अंदर लेंगे तो ये ले लो, ठीक है। तो अब देखो आपके सामने ये कार्बन तो आ गया, ये कार्बन नहीं आया, बाहर छूट गया, तो इसका क्या लगाएंगे, ऑक्सो, और जो बाहर रहता है उसका क्या लगाएंगे, पूर्ण लगन फॉर्मिल। एल्डिहाइड के 2 पूर्ण लगन हैं, यदि एल्डिहाइड का कार्बन बाहर रहता है लंबी श्रृंखला से तो फॉर्मिल, और यदि एल्डिहाइड का कार्बन लंबी श्रृंखला में आता है तो ऑक्सो का प्रयोग करेंगे। अलग अलग स्थान पे अलग अलग 2 पूर्ण लगनों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले 4 पे साइनो, 4 पे साइनो, 3 पे फॉर्माइल, 3 पे फॉर्मिल, 6 पे ऑक्सो, 6 पे ऑक्सो, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। ओके, तो आज की मुलाकात यही खत्म करेंगे, वापस अगले वीडियो में मिलते हैं। जय राम जी की।